तो नमस्कार आप सभी स्टूडेंट्स को, कैसे हो आप लोग। तो आज की ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक तरीके से इट्स वन शॉट क्लास। देखो, अभी तक आपने RSCIT में कुछ भी नहीं पढ़ा, या फिर आप अभी तक आपने सिलेबस का ही पता नहीं आपको कि सिलेबस क्या क्या आने वाला है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं स्पेशली आपके लिए मैराथन क्लास लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम RSCIT के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें प्लस पॉइंट और है, देखो क्या, तुम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे। एक बार मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से और ठीक है, तुम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे। यहाँ पर देखो, मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिखे और हिंदी में भी क्वेश्चंस लिखे, यानी ये इंग्लिश मीडियम वालों और हिंदी मीडियम वालों दोनों के लिए। लेकिन मैं पहले इंग्लिश क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद हिंदी क्वेश्चन रीड करूंगा। अब ऐसे क्यों? देखो, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो तो वैसे ही समझ जाएंगे इंग्लिश वाले, ठीक है। लेकिन जिनकी इंग्लिश हल्की सी कमज़ोर है, जिनको इंग्लिश नहीं भी आती, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं पहले इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर हिंदी का क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, इससे आपकी हल्की फुल्की इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट आएगा, यानी आपकी इंग्लिश में भी सुधार होगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब तक आप पूरी क्लास देख लोगे, आपकी इंग्लिश में निखार ज़रूर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके RSCIT एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट भी इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी अब सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच पार्ट कनेक्ट्स, यानी कनेक्ट्स यानी जोड़ना, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने वाला भाग कौन सा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तो फर्स्ट का आंसर होगा, वो होगा CPU। ठीक है, CPU आपका जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को किसके साथ जोड़ता है, वो जोड़ता है कंप्यूटर के साथ। ओके, कंप्यूटर के साथ। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है, यानी वेयर इज डाटा टेम्परेरी मतलब होता है अस्थायी। ठीक है, स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, बताइए। अच्छा, आपको रैम की फुल फॉर्म आती है? जो रैम की फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, इसका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कंप्यूटर में सॉरी, पहले इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ना था ना। विच इज परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अस्थायी कौन सी होती है, ठीक है, यानी टेम्परेरी कौन सी होती है। अब हम बात करेंगे परमानेंट वाली मेमोरी कौन सी होती है। आपके सामने ऑप्शन है रैम, कैच और रजिस्टर या फिर रोम। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, तो तीसरा क्वेश्चन होगा इसका डी। आपके रोम के अंदर जितनी भी आपकी मेमोरी होती है वो बिल्कुल परमानेंटली सेव हो जाती है। परमानेंटली का मतलब कैसे, देखो, अगर तुम रैम के अंदर सेव करते हो तो क्या होता है, जैसे तुम कुछ काम कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट पे कंप्यूटर में जैसे कुछ काम कर रहे हो, तो यहाँ ये तुम्हारा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तुम कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पर तुमने खूब एडिटिंग कर ली, या फिर तुम कोई वीडियो एडिट कर रहे हो, या फिर कोई तुम डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, अब अचानक से लाइट चली जाती है, तो तुम्हारा जितना भी जो डाटा होता है वो सब उड़ जाएगा, समझ रहे बात, डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम उसे कहते हैं, रैम को हम इसलिए कहते हैं अस्थायी मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी। लेकिन अगर तुम ये जितना भी तुम्हारा जो काम है अगर वो रोम के अंदर सेव होता है, ठीक है, तो लाइट चली जाए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारा कंप्यूटर बंद हो जाए, वो जो डाटा होता है वो तुम्हारा सेव रहता है। ठीक है, वो डिलीट नहीं होता। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आपको रोम का नाम बताना है। रैम का नाम बता दिया, तो आपको रैम की फुल फॉर्म बता दी थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको रोम का बताना है। देखो, ऑप्शंस है रीड वंस मेमोरी, रैंडम आउटपुट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फिर रीराइटेबल आउटपुट मॉड्यूल। बताओ फोर्थ का आंसर। जो फोर्थ का जो आंसर होगा वो होगा रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क, पहले इंग्लिश सॉरी, हार्ड डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी,
यानी हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? देखो प्राइमरी मेमोरी मतलब फर्स्ट मेमोरी यानी सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड मेमोरी आपके बैकअप के लिए होती है, जैसे कि मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर कुछ जैसे 64, 128 है ना, ये इतनी स्टोरेज तो पहले से आती है और अपन चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे? मेमोरी, फोन के अंदर मेमोरी लगा के। ओके, वैसे होती है प्राइमरी मेमोरी जो आपके कंप्यूटर में पहले आती है। सेकेंडरी मेमोरी जो आप यूज़ करते हो, जो लगाते हो। कैच मेमोरी ये जितना भी तो डेटा वेटा को थोड़ा सेव करके रखती है। वर्चुअल मेमोरी दूसरी होती है। ओके, बताइए, यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, फिफ्थ का आंसर बताना आपको। तो फिफ्थ का आंसर जो होगा वो होगा बी, सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क मेमोरी होती है किसकी? कंप्यूटर की। जैसे अपने यहाँ पर होती है 64 GB की, 8 GB की, वैसे ही जो हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है अपने। ओके, हार्ड डिस्क अलग से लगवानी पड़ती है आपको कंप्यूटर में, कंप्यूटर अगर आप बनवाते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं बिट एंड बाइट में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन, यानी संबंध बिटवीन बिट एंड बाइट। ओके, बिट एंड बाइट में क्या संबंध है? तो जो 8 बिट्स होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं, या 4 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं, 16 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं, 2 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। सिक्स्थ का आंसर। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, देखा तो क्या ही होगा। ठीक है, तो जो 8 बिट्स होते हैं ना वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें, सेवन्थ क्वेश्चन आपका 1 GB यानी जीबी, जीबी की फॉर्म पता चल गया आपको। ठीक है, 1 GB में कितने मेगाबाइट यानी MB होते हैं? बताओ, यानी 1 GB के अंदर कितने MB होते हैं आपको बताना है। होता है ना अपना 1 GB नेट हो गया, यानी तो उसके अंदर कितने MB खत्म हो गया? 512, 1024 और 1000 या 2048? बताओ, सातवें का आंसर आपको बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, क्या लगता है कि जैसे कि 1 GB के अंदर होगी 1000 MB, है ना, बट ऐसा नहीं है, 1000 MB नहीं होती, होती है 1024। ठीक है, तो बी यहाँ पर आपका आंसर होगा। 1 GB यानी 1 GB के अंदर 1024 MB होती है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जनरल नॉलेज में काम आता है। ओके, आठवें क्वेश्चन की बात करें, आठवां क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में कैच मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? पर्पज़, पर्पज़ मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, पर्पज़ ऑफ कैच मेमोरी यानी कैच मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए कैच मेमोरी को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में? आपके ऑप्शंस है CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए, बैकअप लेने के लिए, फाइल कंप्रेस करने के लिए, या वायरस स्कैन करने के लिए। 8 को बताना आपको। तो 8 का जो आंसर होगा वो होगा ए। ओके, CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए। बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बोटिंग? बोटिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, फाइल डिलीट करना, या प्रोग्राम कॉपी करना? बताओ, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, नाइन्थ का आंसर बताना आपको। बोटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बोटिंग? तो बोटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ओके, और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सबके सब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो ये मत सोचना कि पुराने क्वेश्चन है या रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं नहीं, बिल्कुल फ्रेश आपका जो अभी अपडेट सिलेबस है RSCIT का, उसके ऊपर उसको एनालाइज करके ही ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस, तो ये मतलब ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, कई स्टूडेंट जैसे पूछ रहे थे कि आपके RSCIT एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सही करने होते हैं। देखो काफ़ी सिंपल है, 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पर। ओके, अगर आपको पास, देखो नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा ही एक तरीके से प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको RSCIT के एग्जाम में पास होना है तो आपको कम से कम 14 क्वेश्चन सही करने होंगे। ओके, 14 क्वेश्चन, और आपको मिलेगा 1 घंटे का टाइम। ठीक है, तो देखो काफ़ी इजी है, 14 क्वेश्चंस बिल्कुल तुम आराम से कर सकते हो। बट तुम्हें बस मैराथन क्लास को या तो तुम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे तुम्हें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, तो उसको तुम या तो नोट कर लेना या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन ये होना कि यार नहीं, मुझे तो एक तरीके से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो 2 ऑप्शन है।
या तो तुम सबके सब क्वेश्चंस को नोट करके लो, लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कोई सेंस निकलेगा नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तुम वीडियो को बार बार देख के उसकी प्रैक्टिस करो। देखो एक बार देखोगे ओके, मतलब तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगी, लेकिन तुम दोबारा जब उसको देखोगे ना तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, तुम फिर उस क्वेश्चन तुम्हें ऑटोमेटिकली रट जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उधर ऑप्शन उल्टे सीधे हो सकते हैं, बट फिर भी जैसे कि तुम क्वेश्चन पढ़ा, अरे हाँ इसका आंसर तो ये है, तो ये टिक लगा दिया तुमने। ओके, इसका आंसर बता दिया था क्या? ओ ये तो अभी 10th नया क्वेश्चन है ना। फंक्शन ऑफ रिसाइकल बीन, यानी फंक्शन मतलब काम, ठीक है। तो और हाँ, मैं इंग्लिश में ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा, मैं हिंदी पे ज़्यादा जोर डालूंगा, क्योंकि अपने मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं RSCIT को हिंदी मीडियम से है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले भी ये मत सोचना कि ये तो भेदभाव हो गया, नहीं नहीं नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े से एक्चुअली समझदार ज़्यादा होते हैं, तो कोई नहीं, जस्ट मजाक। ओके ओके, बात करते हैं विंडोज़ में रिसाइकल बीन का कार्य क्या होता है। क्योंकि इंग्लिश यार एक बार तुम्हें आ जाती है ना, सच बता रहा हूँ, अगर इंग्लिश एक बार तुम्हें समझ में आने लग जाती है ना, तो हिंदी से ज़्यादा ईजी इंग्लिश होती है। समझ रहे बात को? हिंदी में कुछ चीज़ें होती है जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन इंग्लिश इतनी आसान होती है ना पढ़ने में कि क्या ही बताऊँ। खैर अपन टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो विंडोज़ में रिसाइकल बीन का कार्य क्या होता है? देखो, डिलीटेड फाइल्स को अस्थायी रूप से रखना, फाइल कंप्रेस करना, वायरस क्लीन करना या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ये देखो काफ़ी तुमने किया भी होगा, ठीक है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, हाँ बता दो। जैसे मान लो कोई फोटो है, मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ, तुमने किसी फोटो को कर दिया क्या, डिलीट, ठीक है, तुमने उसको कर दिया डिलीट। अब तुमने एक बार डिलीट करने से तुरंत तुरंत डिलीट हो जाती है? नहीं ना, वो चली जाती है कहाँ पर, डिलीटेड फोल्डर में, डिलीटेड फोल्डर में, है ना। फिर तुम्हें वहां से उसको डिलीट करना होता है। ऐसे ही होता है ना, पहले तुम डिलीट करते हो, फिर वो डिलीट नहीं होती, फिर वो चली जाती है डिलीटेड फोल्डर में। फिर तो अगर तुम डिलीटेड फोल्डर से डिलीट करते हो ना, फिर वो परमानेंट जाके डिलीट होती है। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही जैसे विंडोज़ में यानी कंप्यूटर्स में होता है कि तुम फाइल या कुछ भी डिलीट करते हो ना, तो वो तुरंत डिलीट नहीं होती, वो चली जाती है रिसाइकल बीन में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने कोई फोटो डिलीट कर दी हो, यहाँ पर डिलीटेड फोल्डर में चली गई, तो क्या तुम उस फोटो को वापस ले सकते हो, यानी वापस रिस्टोर कर सकते हो गैलरी में? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो वैसे वही काम होता है रिसाइकल बिन का, डिलीटेड फाइल्स को अस्थायी रूप से रखना, अस्थायी रूप से रखना, यही आंसर होगा। अस्थायी का मतलब होगा कि हाँ वो टाइम, मतलब तुम कुछ टाइम के लिए रख सकते हो। उसमें तुम्हें डिलीटेड फोल्डर में एक चीज पता है कि अगर तुमने डिलीट फोल्डर में से अगर फाइल को वापस रिस्टोर नहीं किया, तो वो 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अगर तुमने कोई फोटो डिलीट कर दी, वो चली गई डिलीटेड फोल्डर में, अगर तुमने डिलीटेड फोल्डर से उसको वापस रिस्टोर नहीं किया, वापस उसको वापस बैक नहीं किया तुमने, तो वो 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये होगी एसआई रूप के लिए, क्योंकि एसआई रूप मतलब थोड़ी देर के लिए रखना, देन उसको वापस रिस्टोर कर देना, इसलिए यहाँ पर लिखा है एसआई रूप से रखना। ओके, तो यहाँ पर 10th का जो ए आंसर वो बिल्कुल सही होगा। आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकंड में एक चीज़ चेक कर लूँ, मैं एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग ऑन है नहीं है। कभी कभी बहुत बार हो चुका है जो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रहती। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है और ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। हाँ, बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मेन फंक्शन, फंक्शन बताए ना आपको काम, मेन फंक्शन ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर, यानी विंडोज़ एक्सप्लोरर का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन से आपके फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना, इंटरनेट चलाना, वायरस हटाना, गेम्स खेलना। देखो मेन फंक्शन विंडोज़ एक्सप्लोरर का काम गेम्स खेलना तो नहीं होता है, ठीक है। वायरस हटाना वो विंडोज़ का काम नहीं होता, ठीक है। इंटरनेट चलाना, इंटरनेट तो बेसिकली वैसे भी चल जाता है, मतलब चल जाता है, ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर का जो मेन काम होता है वो होता है फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना। ओके, यहाँ पर आएगा। और 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे एक शॉर्टकट की पूछी गई है। शॉर्टकट की कैसे, जैसे होती है ना, अगर तुम कंट्रोल+C करते हो तो इसका मतलब होता है कॉपी करना। जैसे कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, तुमने उस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लिया, फिर तुमने अगर कंट्रोल और C प्रेस कर लिया ना, तो वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा।
समझ रहे हो? तो ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है कंप्यूटर में जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पूछा कंट्रोल, यूज ऑफ कंट्रोल जेड, यानी कंट्रोल जेड का उपयोग किसके लिए होता है? रीडू करने के लिए, रीडू मतलब रीडू, अंडू, कट करने के लिए, सेव करने के लिए, बताओ 12वीं का आंसर। तो कंट्रोल जी का जो यूज होता है वो होता है अंडू करने के लिए। अंडू क्या होता है? जैसे कि आपने जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बोर नहीं होने चाहिए आप, ओके। जैसे कोई इंसान है ये, ठीक है, ये एक इंसान है, लग तो नहीं रहा, कोई नहीं, ये एक एलियन है, ठीक है। अब आप इसकी फ़ोटो एडिट कर रहे हो, एक आप इस एलियन की फ़ोटो एडिट कर रहे हो और आपने क्या किया, इस एलियन की लगा दी मूंछ, ठीक है। अब गलती से क्या हुआ, मूंछ आप लगा रहे हो, ठीक है, एडिटिंग वेडिटिंग सब बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, गलती से आपका जो पेन है स्लिप हो गया और ये ऐसे कट लग गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इरेज तो कर नहीं सकते, इरेज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप उसके लिए करोगे कंट्रोल जेड, वो हो जाएगा अंडू। मतलब जो अभी आपने अभी जो लास्ट जो एक्शन किया है ना, एक्शन वो हट जाएगा। समझ रहे हो बात को? अभी जो लास्ट का जो एक्शन है ना वो हट जाएगा। तो ये जो आपने किया ना गलती से हुआ, ये हट जाएगा आपसे, ओके। कुछ गलती होगी वो आपसे हट जाएगी, लेकिन वो इसकी जो कंडीशन वो क्यों नहीं चाहिए कि इसके बाद आप कुछ ना करो। जैसे मान लो आपने यहाँ पर कट लगा दिया और आपको तभी उसको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, तो ये हट जाएगा। लेकिन आपने मान लो कट लगा दिया, फिर गलती से दूसरा कट लग गया, तो क्या होगा, फिर ये दूसरा जो कट है ना वो पहले लगेगा, ठीक है, और ये जो ये वाला कट था ना ये बाद में हटेगा। एक तरीके से हट जाएंगे, जो पिछला वाला जो रिएक्शन था ना वो हट जाएगा, पिछला जो लास्ट एक्शन जो भी तुमने किया ना वो हट जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस वाई। देखो शॉर्टकट की 100%, तुम्हें फिर बता रहा हूँ, 100% पूछी जाती है हर RSCT एग्जाम में। जब भी RSCT एग्जाम लगा एक ना एक शॉर्टकट की तो पूछी गई है, एक ना एक क्या एक से ज़्यादा भी पूछी जा सकती है कभी कभी, ठीक है। हालांकि एक बार पूछी गई थी, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग, यानी यूज ऑफ कंट्रोल वाई, अंडू के लिए, प्रिंट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, रीडू करने के लिए। 13वें का आंसर आपको बताना है। तो जो कंट्रोल प्लस वाई होती है वो होती है रीडू करने के लिए। रीडू क्या होता है, देखो एक होता है पीछे जाना, ठीक है। अब एक होता है कि तुम पीछे चले गए, तुमने कट हटा दिया, अब क्या हो गया, नहीं यार वो कट सही लग रहा था मेरे को, उसके फेस के ऊपर मस्त लग रहा था वो कट, मेरे को वापस वो कट चाहिए, तो तुम रीडू कर सकते हो उसको, ठीक है। तुम वापस उस पिछले आगे वाले एक्शन में जा सकते हो, ओके। ये होता है रीडू का। कंट्रोल प्लस वाई इसकी शॉर्टकट की होती है। अब बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्सेल में चार्ट इंसर्ट। चार्ट तुम्हें पता नहीं क्या होता है, वो एक लाइन होती है, तो ग्राफिक्स होते हैं इस टाइप की, फिर वो इतना बड़ा होता है, ठीक है, फिर वो इस टाइप से कुछ ग्राफ्स होते हैं पॉपुलेशन के, स्कूल में कभी कभी बहुत बार गया है ना। तो ये सब चार्ट्स होते हैं। अब ये अगर आपको फाइल के अंदर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ट को लाने की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है, शॉर्टकट की पूछी गई आपसे, ओके। शॉर्टकट की टू इंसर्ट, इंसर्ट यानी लाना, यानी उसके अंदर डालना, ठीक है। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ चार्ट इन एक्सेल, एक्सेल फाइल के अंदर अगर तुम्हें ये चार्ट लाना है तो उसके लिए कौन सी तुम्हें शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी, F9, कंट्रोल सी, एफ, देखो कंट्रोल सी तुम्हें मैंने बताई थी कॉपी की होती है, तो ये आएगा नहीं, इसको वैसे हटा दो, ठीक है। F11 या फिर शिफ्ट प्लस F11। 14 का क्वेश्चन आपको बताना है। तो जो चार्ट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है सी नहीं मतलब F11, ठीक है। तुम अगर F11 प्रेस करोगे ना तो तुम्हारा चार्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर उसको तुम एडिटिंग वेडिटिंग करके कर सकते हो, उसको सही कर सकते हो जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग है। या फिर जो चार्ट होता है वो पहले से डेटा के अकॉर्डिंग बन के आता है, ओके। अब बात करते हैं एक्सेल में कौन सा फंक्शन, ओ सॉरी इंग्लिश वाला फर्स्ट पढ़ना था, एक्चुअली आदत पढ़ रही है ना इतने टाइम से, हिंदी कर रहे थे, ओके। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड एवरेज, यानी एक्सेल में कौन सा फंक्शन एवरेज निकालने के लिए प्रयोग होता है। अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसके लिए कौन सा ये फंक्शन यूज होगा। देखो तुम एक्सेल में काम करते हो ना, एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एवरेज निकालने का अलग फंक्शन होता है, सम निकालने का अलग फंक्शन होता है, काउंट निकालने का अलग फंक्शन होता है, ठीक है, टोटल निकालने का अलग फंक्शन होता है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे कि तुमने इतने का सामान बेचा, ठीक है, और इतने का सामान लिया।
अपन कैलकुलेट करते हैं ना कि ये इतने का इतना का, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी मान लो कि तुमने लिया 100 रुपये का सामान, 200 रुपये में बेच दिया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपये का सामान तुमने 200 रुपये में बेच दिया, अब तुम्हारा प्रॉफिट होगा वो 100 रुपये होगा। अब यहाँ पर तुम दूसरी फाइल को, यहाँ पर तुमने 250 का सामान लिया, उसको 300 में बेचा, तो यहाँ पर तुम्हारे 50 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर तुमने इतने का सामान लिया, इतने में बेचा, तो तुम्हारे इतने का प्रॉफिट होगा। मतलब एक एक लाइन को तुम ऐसे करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, उसमें बहुत टाइम लगता है। ये शॉर्टकट किस क्या होती है, मतलब ये फंक्शन क्या काम करते हैं, बस तुमने एक एक बार निकालना है, फिर तुम सबका आराम से निकाल सकते हो। जो भी आपका जो रिजल्ट होंगे, जो भी आपका जो भी सेंस हो रहा है आपका, मतलब जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, वो तुम एक बार में ही सबका निकाल सकते हो। ठीक है, ये होती है फंक्शंस का काम। ओके, तो यहाँ पूछा एवरेज निकालने का फंक्शन कौन सा है। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एवरेज निकालने का फंक्शन होता है एवरेज प्लस ये ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पर ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, सम ये नहीं होगा, टोटल वोटल नहीं होगा, 15 का ए होगा। ओके, एवरेज निकालने का कौन सा फंक्शन होता है, वो होता है एवरेज वाले ब्रैकेट वाला। ओके, एक्सेल 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है, यानी एग्जाम्पल ऑफ सेल एड्रेस, सेल एड्रेस का उदाहरण देना है। A1 IA रो ए सेल ए, बताओ 16वें का आंसर। तो 16वें का जो आंसर होगा वो होगा A1। ओके, अब ये A1 सेल एड्रेस ये क्या है, देखो हर जो सेल होते हैं, सेल मतलब होता है ये एक टाइप्स, जो अब कभी आप एक्सेल खोलोगे ना तो इस टाइप से आप देखना, और टेबल बनी होगी आपकी बहुत सारी, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं सेल। ठीक है, अब सेल के ऊपर क्या है, ऐसे लिखा रहता है ABCDE, ओ ठीक है, यहाँ पर साइड में लिखा था 1 2 3। तो ये बताना है, ये जैसे ये हो गया, ये ए हो गया, मतलब ऊपर से ए, वो इस साइड से 1, तो ये हो गया A1, और ये हो गया सेल, तो ये पूरी पूरी बन गई सेल। अगर यहाँ पर यहाँ बात करें, और ये होगी B1। ओके, इस टाइप से होती है सब कुछ सेल। तो ये आपका A1 इसका एग्जाम्पल था। ओके, रो अलग हो गया है, रो तो ये पूरी की पूरी जो होती है ना, ये लंबी सी लाइन, इस पूरी लंबी लाइन को अपन रो कहते हैं। सेल ए ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, दोनों एक साथ आते हैं। अगर आपको एड्रेस देखना जानना है, एड्रेस मतलब इनके तरीके से नाम जानना हो, ओके, तो यहाँ पर A1 आंसर हो गया। हाँ, 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेल में वर्क, ओके पहले इंग्लिश वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्सेल 2016, यानी एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये टेबल होगी तुम्हारी, ये तुम्हारी एक्सेल की वर्कशीट हो गई, ठीक है, ये एक्सेल की फाइल होगी। एक्सेल की फाइल में बहुत सारी ऐसी लाइनें होती है, अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया, वो फटाफट में इसको बनाया तो ठीक है, हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो आई एम सॉरी उसके लिए। ठीक है, ये होगी तुम्हारी फाइल। यहाँ पे तुम देखना, ये होती है एक्सेल, तुम एक्सेल खोलोगे ना कभी, तो इस टाइप से आता है, एक तरीके से पूरी पूरी अरेंज एक टेबल होती है। अब ये जो सीधी लाइन होती है ना, सीधी लाइन, ये पूरी की पूरी जो सीधी लाइन होती है ना, सीधी, ये जो सीधी लाइनें होती है, इस वाली, ये वाली, ये वाली, ऐसा पूरी की पूरी, इन्हें हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं क्या, कॉलम्स। ओके, और ये जो बिल्कुल ये टेढ़ी लाइन होती है, टेढ़ी लाइन, ये टेढ़ी लाइन जो होती है, इन्हें हम कहते हैं रो। समझ रहे हो, तो इसमें पूछा है कि जो ये कॉलम्स होती है, यानी जो सीधी लाइन होती है, एक टोटल कितनी होती है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे बहुत सारी होती है, तो टोटल कितनी ये कॉलम्स होती है आपसे पूछा गया है, बताओ। तो देखो 1024, 256 और 16384, इंग्लिश में गए तो 16384। ओके, ये कितने हो गए। ठीक है, अब ये बात शायद से मे बी 10,48,576, यानी 10,48,576 आपको बताना है। ठीक है, कितनी होती है कॉलम्स, यानी 1 2 ऐसे लंबी लाइन कितनी होती है। तो ये होती है देखो 16,384, 16,384। ओके, 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकंड में एक चीज़ नोट करनी है मेरे को, मैं नोट कर लेता हूँ, काम आएगी। हाँ, तो अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। वेयर आर ट्रांजेक्शन यूज इन पावर पॉइंट। ट्रांजेक्शन तुम्हें पता है ना, जैसे कि ये एक फाइल, ये एक फाइल, इसको तुम ऐसे जाओगे ना, ऐसे जाओगे, तो एक होती है एक सिंपल नॉर्मल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना, एक होता है कुछ अलग से इफेक्ट डाल के फिर शिफ्ट होना।
तो उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं, मतलब बदलना, इसको यहाँ से यहाँ ऐसे बदलना टाइप का, ठीक है। तो पावर पॉइंट में ट्रांजेक्शन का उपयोग कहाँ होता है? स्लाइड बदलने के समय, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, या चार्ट बनाने में, टेबल इंसर्ट करने में। अभी मैंने आपको बताया कि होती है स्लाइड जो आपका होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको जब बदलोगे ना तो एक एनिमेशन से फील आएंगी। अब कैसे, जो लोग एडिटिंग करते हैं उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि तुम यहाँ से अगर यहाँ पर शिफ्ट होते हो ना, एक होता है सिंपल सी फोटो एडिटिंग जिसमें हो गया बस, एक होती है घुमा फिरा के, जैसे तुम शादियों के एल्बम देखते हो ना, तो शादियों के एल्बम में क्या होता है कि एक फोटो नॉर्मल इधर से उधर नहीं जाती। शादी फोटो में वो एक जो फोटो होती है ना, पहले पीछे जाएगी, छोटी हो जाएगी, फिर बड़ी होगी, ठीक है, फिर उस पर घूमेगी, वो होता है ना शादियों के एल्बम में, घूमेगी, फिर तुम्हारी दूसरी फोटो आएगी, तो उसे अपन कहते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब उस शादी के एल्बम से अच्छा उदाहरण मेरे पास नहीं है, ओके, उसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। तो वो बेसिकली यूज होता है स्लाइड बदलने के लिए। जो एक स्लाइड होती है बेसिकली, तो मान लो एक फोटो जो होती है, एक फोटो या एक डॉक्यूमेंट, कुछ भी जो बदलने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट फाइल में जाते हैं ना, तो जो एनिमेशन होती है, जो हिलावट, जो कुछ भी ऐसे हिलना डुलना होता है, उसे अपन कहते हैं ट्रांजेक्शन। तो स्लाइड बदलने के लिए सभी यूज़ होती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, लिखावट के लिए यूज़ नहीं होती, चार्ट बनाने के लिए यूज़ नहीं होती, टेबल बनाने के लिए यूज़ नहीं होती, ओके। डी ऑप्शन में नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका 18वें का ए आंसर, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1900 क्वेश्चन की बात करते हैं। 1900 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, एनिमेशन काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। अभी बताया ना जो होती है एनिमेशन, एनिमेशन इज अप्लाइड ऑन, यानी पावर पॉइंट में एनिमेशन किस पर लगाई जाती है? टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर, केवल बैकग्राउंड पर, केवल स्लाइड पर, या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। 19वें आंसर देखो, जो एनिमेशन होती है ना, वो होती है टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे, जैसे कुछ आता है ना लिखा हुआ, जैसे ए पहले लिखा हुआ आता है, फिर एन, फिर आई, फिर एम ए टी आई ओ एन, ऐसे लिखा लिखा धीरे धीरे करके लिख लिख के ऐसे आता है, जैसे हिल डुल के जो आता है, उससे अपन कहते हैं एनिमेशन। तो टेक्स्ट पे ऐसे लग सकती है, जैसे बताया। ऑब्जेक्ट किसी चीज़ पे, जैसे कि कोई स्टिकर हो गया आपका, ठीक है, या फिर कोई आपका फोटो हो गई, तो उन सब पे यूज़ होता है। बैकग्राउंड पे, केवल बैकग्राउंड, देखो यहाँ पे लिखा है केवल बैकग्राउंड पे। जो एनिमेशन होती है ना, ऑलमोस्ट सबके ऊपर ही होती है, तो केवल बैकग्राउंड में नहीं, केवल यहाँ पर लिखा होता है केवल। अगर इसको हटा दो ना स्लाइड पर, तो स्लाइड पर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखना का केवल स्लाइड पर। अब जो एनिमेशन होती है सिर्फ केवल स्लाइड पर नहीं आती, वो सब पे ही आती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका अभी बिल्कुल यहाँ पर सही बैठ रहा है, तो ए ऑप्शन पर टिक लगाइए, ओके। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा, शॉर्टकट टू सेव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपने पता है कोई डॉक्यूमेंट आपने बहुत ज़्यादा ही बनाई है, उस पर जिस आपने एडिटिंग बहुत करी, कुछ बहुत सी चीज़ डाली। प्रेजेंटेशन आपको किसी कंपनी में दिखाना हो कि यह हमारा प्रोजेक्ट है, हमें ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, फिर आप दूसरी फोटो दिखाते हो, फिर देखो ये बिल्डिंग है, इसके अंदर ऐसा ऐसा, तो वो सब प्रेजेंटेशन होती है, वो बनाई जाती है पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। 20वां क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ हिंदी में। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है? सेव करनी है आपको फाइल, तो सेव कैसे करोगे? 20वां क्वेश्चन है, देखो काफ़ी इजी है। देखो तुम एक चीज़ देखना, जैसे वहाँ पर अपन ने पढ़ी थी Ctrl+C, तो सी कॉपी की जो स्पेलिंग होती है कैसे स्टार्ट होती है? तो होती है सी से, ठीक है। तो यहाँ पे Ctrl+C। अब अगर तुम्हें सेव करनी है, तो सेव की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? एस से। तो वो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा Ctrl+S, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें ये फाइल जिसमें अलग ही होता है कुछ, ओके। तो क्या कहाँ पर अपन सेव करना है ना, तो Ctrl+S बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। 20 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन आपका, साइबर क्राइम माने जो डिजिटल जो फ्रॉड होता है। मालवेयर क्या है? व्हाट इज मालवेयर? मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्लेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, या मेजरमेंट टूल? 21वें का आपको आंसर बताना है। तो देखो, मैलिशियस मतलब होता है एक टाइप से खराब। मैलिशियस यानी तुम देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मैल। मैल मतलब होता है बुरा, यानी है बुरा, ओके। ये वोकेबलरी में बहुत काम आएगा, ठीक है। मैल मतलब होता है बुरा टाइप का, जो फालतू कचरा टाइप का, तो उससे अपन कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसको ये आंसर बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज साइबर क्राइम में मैलवेयर क्या होता है? तो होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ओके। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है वायरस की फुल फॉर्म। वायरस तो आपने बहुत बार सुना होगा, चलो अब बताओ वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट में बताओगे इसका आंसर? नहीं, कमेंट में क्या होता है, कभी लोग गूगल सर्च करके देख लेंगे। खैर ये तो अच्छी बात है उल्टा कि आप कोई चीज़, किसी क्वेश्चन का आंसर आप सर्च करके देख रहे हो। अपन ऐसे देखते हैं जो सर्च करके देखते हैं, जो अपन खुद से ढूंढते हैं, वो क्वेश्चन अपन को जल्दी याद रहते हैं, है ना। होता है ना कई बार क्या हमेशा ही होता है। ओके, तो आपको वायरस की फॉर्म बतानी है, मैं यहीं बता देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। मैराथन देख रहे हो आप, तो आपको सारे आंसर्स मिलेंगे और इम्पोर्टेंट ही मिलेंगे। हाँ, विचुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, विजुअल इंटरनेट रिकॉर्ड यूजर सिस्टम, वर्चुअल इनपुट रिकॉर्ड यूटिलिटी सिस्टम, या नन, इनमें से कोई नहीं। 22वें का आंसर क्या हो सकता है? 22वें का आंसर होगा ए, विचुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। ओके, मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ इसके, सेज कभी कभी होती है कि मिस प्रोनाउंस हो जाती है, बट तुम तो देख लेना। ओके, बाकी ए आंसर इसका, ए ऑप्शन का बिल्कुल सही करेक्ट होगा। ओके, 22वें का बी, फुल फॉर्म ऑफ वायरस क्या होती है? विचुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। ओके, हाँ। 23वां क्वेश्चन है राजस्थान, हाउ मैनी सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन ई मित्र? अप्रोक्स, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, ठीक है। अप्रोक्स का मतलब क्या होता है? लगभग। अप्रोक्स इतना होगा, अप्रोक्स इतना किलो होगा, यानी लगभग इतना किलो होगा। ओके, तो राजस्थान में ई मित्र केंद्र पे कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं? ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 50 सेवाएं, 150 सेवाएं, 400 प्लस सेवाएं, 1000 प्लस से ज़्यादा सेवाएं। सेवाएं तुम्हें पता है ना, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये बनवाना, वो बनवाना, ये फाइल करना, फॉर्म फिल करना, गवर्नमेंट के किसी स्कीम के लिए अप्लाई करना। तो मतलब ये सारी जो सेवाएं होती है उसके अंदर ही आते हैं ना। कोई गवर्नमेंट की योजना है उसमें कुछ तुम फिल करना चाहते हो, तो ये सब ई मित्र की सेवाएं के अंदर ही आते हैं ना। तो बता हो तो आपको टोटल कितनी सेवाएं होती है ऐसे करके। 23वें का आंसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुम इसको एक काम करना, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ओके, बताओ। 50, 150, 400 प्लस 1000, 23वें का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ई मित्र केंद्र पे 1000 से ज़्यादा सेवाएं आपके लिए उपलब्ध होती है। हालांकि 1000 कौन कौन सी होती है तो मे भी किसी को नहीं पता होगा, ई मित्र वाले को छोड़ के, बट आपकी 1000 से ज़्यादा सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध होती है ई मित्र की। स्टूडेंट्स को तो बस गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म भरने हैं, ये फॉर्म निकला ये भर दिया, ये इधर फॉर्म निकला ये भर दिया। ज़्यादा तो काम क्या ही होता है, ठीक है। CSC का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ CSC, ऑप्शन आपके कंप्यूटर सर्विस सेंटर, कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल, सेंट्रल सर्विस कमीशन, या फिर कॉमन सॉफ्टवेयर सेंटर। कॉमन सॉफ्टवेयर सेंटर, टंग ट्विस्ट हो जाती है कभी कभी। बताना आपको CSC की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। तो इसका आंसर, जो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ए, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC। ओके, ई मित्र भी लिखा रहता है ना, तुम देख कभी कभी जाते हो तो पोस्टर पे लिखा रहता है CSC सेवा, तो उसका मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर। डिजी लॉकर किस मंत्रालय के तहत? डिजी लॉकर इज अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री मतलब होता है मंत्रालय। ओके, एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे आपके, वोकेबलरी में जो राजस्थान वोकेबलरी होती है उससे पूछ जाते हैं ऐसे ऑप्शन कि मिनिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, मंत्रालय को हिंदी में क्या कहते हैं। हालांकि तेज़ी नहीं आते, लेकिन पूछे जा सकते हैं यार, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी बहुत इजी भी आ जाते हैं आपके। बताओ, अरे डिजी लॉकर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? काफ़ी इजी, काफ़ी इजी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT सेक्टर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बता, 25वें का देखो, मिनिस्ट्री ऑफ, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। जो ये डिजी लॉकर होता है वो इस मिनिस्ट्री की, यानी इस मंत्रालय के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर के अंदर। IT मतलब उसके अंदर, मंत्रालय के अंदर। हाँ, 26वां जो आपका क्वेश्चन हुआ है, आधार कार्ड किस तकनीक पर आधारित है? आधार कार्ड इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, यानी बेस्ड आधारित है विच, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर? बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, बार कोड, QR कोड, OTP ओनली। बताओ।
26वें का आंसर। तो देखो मतलब पूछे कि किस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, तो वो है बायोमेट्रिक के ऊपर। मतलब तुम्हारा फिंगरप्रिंट लगता है, तुम्हारे आंखों मतलब फेस स्कैन होता है, फोटो ली जाती है, तो सब ये सब किसके अंदर आते हैं, सब आते हैं बायोमेट्रिक्स के अंदर आते हैं ना। तो आपको जो आधार कार्ड हो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है बायोमेट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, 27वें की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ यू आई डी इन आधार। ठीक है, आधार के अंदर यू आई डी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल आइडेंटिटी, यूजर आइडेंटिटी आइडेंटिटी यूनिफाइड आई डी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। 27वें का आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ओके, ये यू आई डी की फुल फॉर्म होती है। ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन ना। व्हेन वाज आधार कार्ड इंट्रोड्यूस, यानी सामने आया, आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी। इंट्रोड्यूस टाइप से एक तरीके से शुरुआत, आना, सामने आना। तो आधार कार्ड सामने कब आया था, दुनिया के सामने कब आया था। 2005 में, 2009 में, 2011 में, 2014 में। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा बी, 2009 में आपके आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी, यानी आधार कार्ड आया था। उससे पहले लोग कैसे रहते होंगे, उससे पहले लोग तो वो क्या ही बता है ना। तो आपका 2009 में आधार कार्ड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हाँ। यू आई डी ए आई, फुल फॉर्म ऑफ यू आई डी ए आई। यू आई डी ए आई का पूरा नाम क्या है, 29वें का आपको आंसर बताना है। तो यू आई डी का तो आपको पता चल ही गया होता ना, भी शायद से पिछले वाले क्वेश्चन में हम ने पढ़ा था। आपको ए आई की फुल फॉर्म बतानी है। ए आई, ये वो वाला ए आई नहीं है, ठीक है, तुम कंफ्यूज मत होना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ए आई नहीं है, ये यू आई डी वाला ए आई है। ठीक है, तो बताओ, देखो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है यू आई डी की फुल फॉर्म। अब बेसिकली बात है बच्चा क्या, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि देखो यहाँ पर और कहीं भी नहीं लिखा ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर यूनिवर्सल आइडेंटिटी लिखा है, यहाँ पर नहीं आएगा। यूजर आईडी एक्सेस लिखा है, नहीं आएगा। यहाँ पर यूनिफाइड आईडी एसोसिएशन लिखा है, ये भी नहीं आएगा। यूनिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन होती है यू आई डी की, और बच्चा ए आई, उसका मतलब होता है अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीधा सीधा कहे तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपको 29वें का। बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की। तो 30वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आधार संख्या में कितने अंक होते हैं। आपके आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, बहुत ईजी है, 12 नंबर होते हैं। इसको मैंने जल्दी खा दिया क्योंकि ये इसमें कुछ सही नहीं समझाने वाला। ठीक है, 12 आपके उन नंबर होते हैं टोटल। राजस्थान SSO पोर्टल का फुल फॉर्म, यानी फुल फॉर्म ऑफ SSO, सिंगल साइन ऑन सॉरी हल्की सी टंग ट्विस्ट होगी। ओके, थोड़ा सा शांत होकर बोलता हूँ। ओके, तो SSO क्या फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल साइन ऑन सिस्टम सर्विस ऑनलाइन, स्टेट सर्विस ऑफिस, सिंगल सिस्टम ऑपरेशन। आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बताना आपको। जब आप फॉर्म फिल करने जाते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है ना SSO की फुल फॉर्म, मतलब SSO, और वहीं पे लिखा रहता है उसकी फुल फॉर्म, वहीं लिखी रहती है। मतलब फॉर्म फिल करने जाते हैं तो अपन देखते हैं। तो इसकी जो आंसर होगा वो होगा सिंगल साइन ऑन। ठीक है, साइन ऑन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन SSO इससे रिलेटेड है। SSO आईडी का उपयोग किस लिए होता है, यूजेस ऑफ SSO। राजस्थान गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विस के लिए, बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, ओनली पैन कार्ड के लिए। 32वें क्वेश्चन देखो काफ़ी ईजी है। जो पैन कार्ड के लिए नहीं, ठीक है, उसके अलग वेबसाइट होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए नहीं, बैंक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होता, ये होती है राजस्थान गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। पूछना ना आधार कार्ड वाला आपकी SSO आईडी क्या है, फिर अब वो आजकल फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी होगी ना, मतलब ज़रूरी क्या होनी चाहिए आपकी। 33वें का आपको आंसर बताना, RTI का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ RTI, राइट टू इंटरनेट, रजिस्टर टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, या फिर रिसोर्स ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। 33वें का आपको आंसर बताना है। तो 33वें का जो आंसर तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, तो 33वें का जो आंसर होगा वो होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब तुम कभी कभी जल्दी जल्दी में टिक मत लगा देना कि शुरू में तुमने देखा राइट लिखा है यही आंसर होगा, नहीं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखा है ये आंसर होगा, नहीं, पूरा तो अच्छे से पढ़ना। ये ऑप्शन हमेशा कंफ्यूज करते थे, और कंफ्यूजन के चक्कर में उधर होते भी तो ऐसे गोले छोटे छोटे से आपको 4 गोले मिलेंगे,
पहले तुम्हें देखना है कि कहाँ पर है सी, फिर तुम्हें उसे ध्यान से भर के तुम्हें फिर वो तीसरा वाला भरना है, सी वाला। कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम गलती से सेकंड बढ़ाते हो, जबकि तुम्हें पता था आंसर सी पे टिक लगाने, लेकिन तुम भर सेकंड वाले आते हो। तो देखो आर एस सी आई टी की जो एग्जाम होती है, तुम्हें कुछ बता दो, टिप्स दे देता हूँ तुम्हें ताकि काम है। जो आर एस सी आई टी एग्जाम होती है काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। पहली चीज़, कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनको बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप अपने टीचर जो इन्वेजिलेटर जो होता है वहाँ पर उससे पूछ सकते हो, ठीक है। घबराना नहीं है, और कुछ नहीं है, चार गोले होंगे, चार गोलों में से जैसे सी पे है आपका आंसर, उधर लिखे भी होंगे शायद, है ना, मे बी गोलों के अंदर लिखा होगा ए बी सी करके, ठीक है। जैसे सी आपका आंसर है तो उसको सी पे ही गोला भरना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको चीज़ वहाँ पर रख के ले जानी है वो है आपका पीस, आपकी कामनेस। कामनेस मतलब समझो तो शांति रखनी, जितना आपका माइंड फ्रेश होगा ना उतना ही सही होगा। मैंने बहुत टाइम पहले आर एग्ज़ाम दी थी, मे बी मैंने इतना कुछ पढ़ के नहीं किया था, बट वहाँ पर जब जाया मेरे को ऐसे जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस थे वो बेसिकली, क्योंकि मैं भी जैसे वीडियोस देख के गया था सर की, तो उस टाइम मैंने पढ़ा था, काफ़ी मतलब हो गए थे। बट जैसे कि अब डेली डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है अब। तो उस टाइम की बात अलग है, लेकिन अब जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो हो सकता है टफ क्वेश्चन भी आ जाए, बट तुम में जितना अपना माइंड तुम शांत रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ पर ऐसे होंगे कि तुम स्टार्टिंग में देख के हल्का सा घबरा जाओगे, लेकिन तुम थोड़ा शांत होकर से पढ़ोगे ना कि अरे इसका आंसर तो ये हो सकता है, मैंने कभी पढ़ा था ये, तो ये हो सकता है, और तुम यकीन मानो 90% उसका आंसर वही होगा, ठीक है। और तुम्हें एक ट्रिक और मैं बता देता हूँ, ट्रिक अभी बताओगे नहीं, चलो बता देता हूँ। एक ट्रिक है, वो तुम ध्यान से समझ, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरे बहुत काम आई थी, ठीक है, ये एक ट्रिक है, ठीक है, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तुमने दे दिया ऐसे, ठीक है, अब वहाँ पे चार ऑप्शन दिए, एक दो तीन चार, ठीक है। अब क्या यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पर एक बड़ा सा तुम्हें ऑप्शन दे दिया कुछ ऐसे टाइप को, यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन दे दिया। तुम देखना वो जो सबसे बड़ी लाइन लिखी होगी ना ऑप्शन की, ये सबसे बड़ी लाइन वो ही सही होगी। ये मैं बता रहा हूँ, जब तुम्हारा बिल्कुल भी तुम्हें आंसर नहीं मालूम होना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, समझ रहे बात, जब तुम्हें कोई आइडिया नहीं क्या इसका आंसर क्या ही होगा, तो उधर जो सबसे बड़ा तुम्हें ऑप्शन दिखे ना तुम उस पर ही टिक लगाना। ये हमेशा सही होता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इतनी मेहनत तुम मतलब कोई गलत ऑप्शन देने में इतनी मेहनत कौन करेगा। अगर गलत ऑप्शन देना हो तो छोटा ऑप्शन भी दे सकते थे ना, लेकिन इतना बड़ा ऑप्शन क्यों दिया, क्योंकि हालांकि वो सही हुआ इसलिए इतनी बड़ी लाइन लिखी है उन्होंने। ये तुम जो टिक है वो तभी करना है जब तुम्हें आंसर ना आए, अगर आंसर आता हो तो वो तो अलग ही बात है, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन पूरे हो गए। 34वें क्वेश्चन बात करते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो 34वां क्वेश्चन, वह ब्लूटूथ किस पहले इंग्लिश, ब्लूटूथ इज व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है। लैन वैन मैन पेन, कितने अच्छे ऑप्शन है, लैन वैन मैन पेन, बताओ ए, बताओ ए क्या 34वें का आंसर बताना आपको, क्या हो सकता है। तो इसका जो होगा वो होगा, ये होगा पैन नेटवर्क होता है ये, ठीक है। 35वें को ऑप्शन की बात करते हैं, वो है आईसीटी। आईसीटी पहले इंग्लिश, सॉरी मैं भूल जाता हूँ बार बार। आईसीटी इज यूज्ड इन एजुकेशन, यानी आईसीटी का उपयोग शिक्षा में किस रूप से होता है। हाउ आईसीटी इज यूज्ड इन एजुकेशन, सिर्फ गेम्स के लिए। एजुकेशन में गेम्स तो मुझे लगता है नहीं ये कुछ जमेगा, है ना, तो ए ऑप्शन तो तुम पहले ही कट कर दो 35वें में, ओके। इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल के लिए स्मार्ट क्लासेस के रूप में, देखो यहाँ पे लिखा है एजुकेशन के लिए, यानी पढ़ाई के रूप के लिए, है ना, शिक्षा के लिए। तो स्मार्ट क्लासेस बेसिकली ये देखो आ गया ना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। अगर मुझे इसका आंसर मालूम नहीं पता होता, मान लो जैसे मैं आरएससीटी एग्जाम दे रहा हूँ और मुझे इसका आंसर नहीं पता होता ना, तो भी मैं सही पे टिक लगा के आता, क्योंकि देखो गेम्स के लिए होता भी नहीं है। यहाँ पे बात हुई है एजुकेशन में पढ़ाई की, तो पढ़ाई में गेम्स के लिए थोड़ी ना होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के लिए, यानी बिजली को कंट्रोल करने के लिए, तुम थोड़ी ना हो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ओके। स्मार्ट क्लासेस के रूप में, कितना अच्छे से जम रहा है ना ये क्वेश्चन के ऊपर ये आंसर। स्मार्ट क्लासेस के लिए अपन आईसीटी का यूज़ करते हैं शिक्षा में, ठीक। तो यहाँ पर सी आंसर आएगा। तो यही, अगर तुम क्वेश्चन देख के घबरा जाओ ना, और आईसीटी ये क्या होता है, मैंने पहली बार सुना है, ये क्या लगता है कुछ सॉफ्टवेयर का नाम है, तो गेम खेलने के लिए होगा।
नहीं, पूरा क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, तब तुम्हें ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ओके, 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बात करते हैं 36 और 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लेकिन ये मैराथन क्लास है तो वो ज़्यादा हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, वो सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तुम करके जाना, डेली डेली प्रैक्टिस करके जाना। ओके, 36वीं की बात करते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है आपको। सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट या सेंट्रल पावर यूनिट। कन्फ्यूज तुम यहाँ भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए कि 36वें का आंसर क्या हो सकता है। तो सब 36वें का जो आंसर होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये अब तो मैंने इसको तुम ये मत देखना सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, आगे भी देखना क्या लिखा है, प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ए पे टिक लगाना आपको। मैं एक सेकंड पानी पी लूँगी, हल्की सी मेरे को प्यास लगी, प्यास, गला सूख रहा गया, सूख गया हल्का सा। बोर तो नहीं होगा ना तुम क्लास में? हालांकि जो मैराथन क्लास होती है बेसिकली बोर हो जाते हैं हम। बट मैं थोड़ी फास्ट नॉर्मल लिए मैंने क्लास, और कई कुछ कुछ जगह मैंने टाइम एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि समझाने वाली बातें थी। वैसे मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं, बट एक बार तुम कमेंट बताना क्लास कैसे लगी तुम्हें। ओके, जैसे भी हो, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत कुछ हो, तुम आराम से टिप्स दे सकते हो। ओके, 37वीं की बात करते हैं। 37वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस, पहले इंग्लिश, मेन मीडियम फॉर वायरस स्प्रेडिंग यानी फैलाना। हाँ, तो कंप्यूटर वायरस फैलने का मुख्य माध्यम कौन सा है? पेन ड्राइव, कीबोर्ड, सीपीयू या यूपीएस? सी कर दूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, यूपीएस। 37 का आपको आंसर बताना है। तो देखो, जो ये होते, जो वायरस होते हैं कैसे फैलते हैं? वो फैलते हैं पेन ड्राइव से। पेन ड्राइव के अंदर वायरस होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये अगर आप जैसे कि किसी का आप कंप्यूटर या फिर बहुत सारे कुछ आप फालतू डेटा इकट्ठा करके उस पेन ड्राइव को किसी अच्छे कंप्यूटर में भी लगाओगे, सॉरी लैपटॉप में भी लगाओगे, तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो तुम पेन ड्राइव से जो वायरस होता है वो फैल सकता है। 38वें क्वेश्चन की बात करते होते हैं, ईमेल में बीसीसी का अर्थ है, यानी मीनिंग ऑफ बीसीसी क्या होता है? बीसीसी का मतलब क्या होता है ईमेल के अंदर? बाइनरी कॉपी कोड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैकअप कम्युनिकेशन कॉपी या ब्रॉडकास्ट चैनल कॉपी। 38वें का आंसर, तो 38वें का जो आंसर होगा वो होगा बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, बीसीसी की फुल फॉर्म। हाँ, ये लो, ये तो क्वेश्चन तुमने पता ही होगा, आता होगा, बहुत बार क्लासेस में कराया है। आवाज़ थोड़ी सी सही होनी चाहिए। हाँ, तो www का पूरा नाम आपको बताना है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो, वाइड वेब वर्ल्ड या वेब वाइड वर्ल्ड, बताओ आपको। तो जो 39 का आंसर होगा वो ए होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस फॉर्मेट, यानी आईपी एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है? नंबर्स सेपरेटेड बाय डॉट्स, ओनली अल्फाबेट्स, ओनली सिंबल्स या बाइनरी कैरेक्टर्स ओनली? 40वें का आंसर क्या होगा? 40वें का जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। ए 40वें का आंसर होगा, क्योंकि जो आईपी एड्रेस में नंबर्स होते हैं यार, नंबर्स होते हैं वो ऐसे अलग अलग होते हो, ठीक है, नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तुम वाईफाई देखो, वाईफाई पे जाओगे ना, वहाँ पे लिखा नहीं होगा नीचे आईपी एड्रेस। तुम मोबाइल की सेटिंग में जाओगे ना, जहाँ पर अबाउट मोबाइल होगा, तो वहाँ पर भी आईपी एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा, वो लिखा होगा अलग से। इवन तुम और कहाँ कहाँ पर होता है, हाँ, तुम किसी वेबसाइट भी जाओगे ना, तो वहाँ पर भी आईपी एड्रेस होगा। तुम देख रहे हो डॉट्स के अंदर, नंबर्स के अंदर, ऐसे डॉट्स के अंदर होगा। 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ मोडेम, यानी मोडेम का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, फाइल्स डिलीट करना, डाटा को एनालॉग में डिजिटल में बदलना या फिर पासवर्ड स्टोर करना? 41वां आंसर, देखो जो मोडेम होता है ना, वो एक तरीके से वेब ब्राउज़र, अगर तुम्हें कोई वेबसाइट बना रही है तो उसमें काम आता है। समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ आंसर का।
कोई वेबसाइट तुम्हें अगर बनानी हो ना तो उसमें काम आता है मॉडेम। तो बेसिकली बात है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना हो गया नहीं, फिर फाइल्स डिलीट करना होगा नहीं, पासवर्ड स्टोर करके रखना, पासवर्ड थोड़ा ना, तो वो अलग होता है, ठीक है। डेटा को एनालॉग से डिजिटल में बदलना है, जो डेटा है वो रखा हुआ है तुम्हारा, अब उसको डिजिटल में बदलना है तुम्हें, तो वो मोडेम के थ्रू होता है। ओके, मोडेम का काम होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन मतलब यहाँ पर जहाँ पर तुम चीज़ें सर्च कर सकते हो, जहाँ भी तुम्हें पढ़ाई के लिए, शॉपिंग के लिए, कुछ भी तुम्हें मूवी देखनी है या फिर वेब सीरीज देखनी है, एनिमे देखना है, कुछ भी देखना है तुम्हें, तुम उस पर सर्च कर सकते हो। कुछ भी तुम्हें फोटो वोटो चाहिए दुनिया में, कुछ भी तुम्हें सर्च करना हो, जहाँ पर तुम सर्च कर सकते हो। व्हाट्सएप पे नहीं। फेसबुक पे ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत है, बट फेसबुक पे अपन हर चीज़ सर्च नहीं कर सकते। गूगल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। गूगल पर तुम हर चीज़ सर्च कर सकते हो। हाँ, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? SMTP, POP3, STTP, FTP। वेट वेट, आई थिंक ट्रैक्टर आ रहा है। मैं सोच रहा था आज रिकॉर्डिंग के टाइम कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया, ट्रैक्टर आ गया, इसमें गाने बज रहे हैं, कॉपीराइट ना आ जाए। एक सेकंड माइक बंद कर लेता हूँ। हाँ आई थिंक यार 43 का कौन सा बताना है, बताओ। 43 का जो आंसर होगा वो ये SMTP, ये आंसर होगा आपका 43वें का। बात करते हैं 44, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल। देखो वहाँ पर ईमेल सेंड करने की बात हो रही थी, ठीक है, सेंड करने की, उसके लिए प्रोटोकॉल पूछा गया था, तो वो होता है SMTP, ठीक है। अब बात हो रही है रिसीव करने की, यानी आने की, ठीक है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल आपसे पूछे गया, तो वो कौन सा हो सकता है? SMTP, FTP, POP3, IMAP या फिर STTP। 44, तो इसका जो आंसर होगा वो C, POP3 यानी IMAP, ठीक है। ये होता है सेंड करने के लिए और ये वाला होता है रिसीव करने के लिए। गॉट इट। 44 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। 45 की बात करते हैं, क्लाउड स्टोरेज को बताना है। एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज मतलब आपके फ़ोन के अलावा जो स्टोरेज होती है उस स्टोरेज की बात हो रही है। देखो बताओ, पेंट, पेंट तो ड्राइंग बनाते हैं जिसमें अपन बचपन में होता था ना, तुमने जैसे तुम कभी कंप्यूटर लैब में गए हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ड्राइंग करने का, ठीक है। अब वहाँ पर तुम्हें इसके अंदर तुम्हें क्या कलर फिल करना है, लेकिन तुम इस पर क्लिक करते हो पूरी स्क्रीन पे कलर फैल जाता है। हुआ है तुम्हारे साथ कभी ऐसा? नोटपैड तो लिखने के लिए आता है, ठीक है, एक्सेल तो वर्कशीट काम करने के लिए आता है। गूगल ड्राइव जो होता है ना, गूगल ड्राइव, वहाँ पर तुम एक क्लाउड स्टोरेज तुम्हें मिलती है, यानी एक्स्ट्रा मोबाइल के अलावा, मेमोरी के अलावा भी तुम्हें स्टोरेज मिलती है। मोबाइल मिलती है ना, 15 GB स्टोरेज तुम्हें फ्री मिलती है, तुम कुछ भी इसमें स्टोर करके रख सकते हो। हालांकि बेसिकली मोबाइल की ही चीज़ होती है। यूज़ ऑफ OTP वेरिफिकेशन। OTP वेरिफिकेशन किसके लिए होता है, मतलब ये क्यों होता है OTP वेरिफिकेशन? फाइल डाउनलोड करने के लिए, यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए, सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए, स्टोरेज बढ़ाने के लिए। देखो OTP और स्टोरेज बढ़ाने का क्या रिश्ता है? कुछ भी रिश्ता नहीं है, तो इसको तो हटाओ। सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए नहीं नहीं नहीं, फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो अगर तुम्हें कुछ फाइल डाउनलोड करना है तो OTP थोड़ा आएगा कि भाई साहब OTP बताए ना, तभी हम आपको ये मूवी डाउनलोड करने देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो आता है यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी हाँ कि यही, जैसे कि तुम अपने फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम हॉटस्टार हो गया, क्रिकेट तो देखते हो तुम, बहुत सारे हम तो देखते हो, बहुत पहले देखते थे, ठीक है। तुम हॉटस्टार ओपन कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा तुमने उधर ले ली भाई 500 रुपये वाली क्या सब्सक्रिप्शन तुमने ले लिया, लेकिन तुम्हारा मोबाइल टूट गया, अब तुम्हें चाहिए दूसरा मोबाइल में तुमने लॉगिन करना है, तो वहाँ पर फिर OTP आएगा कि आप वही हो ना जिन्होंने, ये आपका यही अकाउंट ना, वही हो ना, का दूसरे तो ही ना हो, ठीक है। तो उसके लिए जो मोबाइल आपके लिंक्ड होंगे, आपके जो नंबर से, उस पर OTP आएगा। मतलब बेसिकली वही बताना है कि आप वही हो ना जो पहले थे। समझ रहे हो मेरी बात को? कैप्चा का उपयोग, यूज ऑफ कैप्चा। कैप्चा पता क्या होता है? वो होता है ना, आर यू रोबोट, आर यू रोबोट। फिर वहाँ टिक सा होता है जिस पर तुमको राइट लगाना होता है। कभी कभी पूछ लेता है बताओ इधर कितनी सड़क है, वो तुम्हें चार चार पाँच कुछ फोटोज देता है, वो पूछता बताओ इसमें कितनी रोड है,
बताओ इसमें कितनी लाइट है, बताओ इन फोटोज़ में कौन सी फ़ोटोज़ के अंदर बस है। तो वो क्यों होता है, वो किस लिए होता है? ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए, इमेज अपलोड करने के लिए, इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए, पासवर्ड बताने के लिए। काफ़ी ईजी। देखो, आर यू रोबोट, क्या तुम रोबोट हो? नहीं, मैं इंसान हूँ, है ना, रोबोट नहीं हूँ। ये एआई वीआई जो होता है बेसिकली उनको करने के मतलब थोड़ा सेफ्टी के लिए होता है। तो होते हैं ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए, हाँ मैं इंसान हूँ, ठीक है, क्योंकि रोबोट स्क्रीन पे क्लिक नहीं कर सकता, रोबोट स्क्रीन पे क्लिक नहीं कर सकता, तो इसलिए वो क्लिक का ऑप्शन भी आपके पास होता है। वो ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए होता है कि हाँ आप इंसान ही हो ना जो फ़ोन चला रहे हो। हाँ मैं इंसान ही हूँ। ओके, तो ये ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया आपका। अब बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की। 48वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या लो एरिया नोड, बताना आपको। तो सॉरी सॉरी, हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? तो उसका देखो, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, आपके आसपास के एरिया का जो नेटवर्क होता है वो, ठीक है। 49 क्वेश्चन की बात करें, मेरा टाइम देखो क्या हो गया, टाइम 57, एक एक दो दो 11 22। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एल ए एन की फुल फॉर्म पूछी थी, अब यहाँ पर डब्ल्यू ए एन की फुल फॉर्म पूछी है। हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एक्सेस नेटवर्क, वेब एप्लीकेशन नेटवर्क या वायरलेस एरिया नोड। 49। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक सेकंड, हाँ, तो इसका जो आंसर होगा ए। देखो वहाँ पर था एल ए एन यानी लोकल, उधर के आपके मतलब आसपास के एरिया का नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पूछे डब्ल्यू एन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, खूब बड़े एरिया का नेटवर्क, आपके आसपास के एरिया के, आपके अगल बगल वाला जो दूर दूर तक एरिया है वहाँ का नेटवर्क। ओके, 59 क्वेश्चन, ओ 59 क्वेश्चन नहीं थे क्या? हाँ चलो, एक क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर से पूछ लेता हूँ वापस, चलो बताओ। मैंने पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन उसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया, ठीक है। तो तुम एक बार, तुमने अगर पिछली बार क्लास देखी तुम एक बार क्लास देखना, उसका आंसर देना। मैं अभी तक मैंने जो क्लास के अंदर पढ़ा है मैं वहीं से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ तुम्हारा ध्यान था भी नहीं था इस मैराथन क्लास में, क्योंकि मैराथन क्लास तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है तुम्हारे लिए, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा CIT में। तुमने अगर ये क्लास देख ली तो तुम समझ जाना कि हाँ स्ट्रेस फ्री हो सकते हो, कि हाँ मुझे अब टेंशन नहीं है एग्ज़ाम की, मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है। तो तुम कुछ मैराथन क्लासेस देखना, तुम्हारा मतलब अच्छे नंबर से तुम पास हो जाओगे। अब बात करते हैं, क्वेश्चन दे रहा था तुम्हें, हाँ चलो बताओ, चलो बताओ। मेरी हिंदी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, ठीक है। आधार कार्ड में कितने कितने नंबर होते हैं, यानी अंक होते हैं, बताओ। हाउ मैनी डिजिट्स आर इन आधार कार्ड, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं टोटल? 6, 12, 18 या फिर 11। 4 ऑप्शन आपके पास, बताना है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके, तो कैसी रही आज की मैराथन? मैंने ट्राई किया कि आप बोर तो ना हो जाओ क्लासेस, क्योंकि जितना देखो कभी कभी क्या होता है, जितनी हम क्लास देखते हैं ना नींद आने लग जाती है, मेरे साथ तो बहुत होता है। तुम क्लास देख रहे हो फिर तुम्हें नींद आने लग जाती है, फिर वो चाहे कितनी इंटरेस्टिंग हो, चाहे उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, फिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन एक होना कि जिसमें तुम इंजॉय भी कर रहे हो कि हाँ हाँ यार ऐसा भी होता है, हाँ वैसा भी होता है, मज़ा आ रहा है क्लास देखने में, तो वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ जाता है और जो चीज़ें होती है ना वो और अच्छे से समझ में आने लग जाती है, और तुम्हारा नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, वो देखने में मज़ा आता है। कभी हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम कुछ रील्स देखते देखते तुम्हें नींद आ गई हो? वो तो तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो तब आ जाती होगी, लेकिन कभी हुआ है तुम्हें रील्स देखते देखते कोई मस्त कोई बढ़िया सी वेब सीरीज देख रही हो, तुम्हें नींद आ रही हो? नहीं ना, क्लास देखते टाइम या पढ़ते टाइम ही नींद आती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है टीचर बोरिंग हो, बट बोरिंग नहीं, मतलब होता है यार, होता है, ऐसा होता है, नींद आती है। बट अगर उस नींद को कंट्रोल करके तुम क्लास देख रहे हो, तुम समझ रहे हो बात खुद, देन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से, ठीक है। तो कैसी रही क्लास, कमेंट में